नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी अपने पूरे जीवन को उस देश के लिए समर्पित कर देंगे जिस देश में उनके त्याग और बलिदान को, उनकी मेहनत को कोई तवज्जो न दी जा रही हो? क्या विपक्ष के नेता सिर्फ बहाना ढूंढेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाएं और वहां पर जाकर के किस तरीके से वो अपने आप के लिए, अपने लिए सारी चीजें करें? और क्या जिस तरह से इस देश के लोगों को, युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा है, उसकी कोई लड़ाई लड़ने को आगे नहीं आएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र को खत्म करके सिर्फ अधिनायकवादी सरकार बनाने, तानाशाही स्थापित करने और सत्ता का सुख उठाने के लिए कोई भी कुकर्म करने वाले नेताओं को ही सम्मान मिलेगा? क्या धर्म और जाति की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि सामाजिक अधिकार देना ही बुरी बात हो जाएगी, उसकी बात करना बुरी बात हो जाएगी? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आपके साथ चर्चा है। शुरुआत करूंगा राहुल गांधी से, जो आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उस न्याय की यात्रा में उन्हें जिस तरीके का प्रेम मिला। कल पूर्णिया में उनके लिए लाखों लाख लोग इकट्ठे हुए और बगैर किसी संसाधन के इकट्ठे किए गए, उस जगह इकट्ठे हुए जहां लोग कहते हैं कि कांग्रेस खत्म है। वहां पर इकट्ठे हुए मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाता नहीं है। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरी जगह कांग्रेस के उस पर जाके देख सकते हैं। हमारे 4 PM पर भी उसको दिखाया गया। तो जब वो हुआ, एकदम से सरकार घबरा गई। उसके बाद में राहुल गांधी जब चले तो आगे उनकी सुरक्षा को कैसे बाधित किया जाए उसका काम किया गया। बावजूद इसके वो जब कटिहार पहुंचे तो कटिहार में फिर जनता का सैलाब टूट पड़ा। सड़कें लबालब भरी थी। जहां कहीं राहुल गांधी ने संबोधित किया, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। इस तरह की स्थिति आई। और जब वो फिर से आज बंगाल में 18वें दिन मालदा में प्रवेश किए तो बंगाल की भी जनता उनके लिए उमड़ पड़ी। यही सारी वजह है कि तमाम सारे लोग उसमें नैरेटिव बनाने में लग जाते हैं। कुछ लोग इतने बेताब हो गए कि राहुल गांधी की गाड़ी के आगे आकर के कूद पड़े। उसमें राहुल गांधी की गाड़ी का शीशा टूट गया। उनकी निश्चित रूप से सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। और राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा असुरक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके परिवार से ज्यादा खतरा इस देश में किसी के लिए नहीं। राहुल गांधी से ज्यादा खतरा किसी के लिए। और ऐसी स्थिति में भी जो लापरवाहियां हो जाती हैं, क्योंकि सरकारें डर रही हैं, वो उसमें सहयोग तो कर नहीं रही हैं, उल्टा उसमें परेशानी पैदा करने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी अपने उद्देश्य से नहीं हट रहे। इसी दौरान उन्हें एक बच्चा मिला और वो बच्चा छोटा सा एक सवाल पूछ देता है राहुल गांधी से और राहुल गांधी अकबका जाते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। बच्चा उनसे सवाल करता है, आप शादी कब करेंगे? राहुल गांधी उस बच्चे को देखते हैं और फिर उसे जवाब देते हैं। कहते हैं, अभी बहुत काम बाकी है, इसलिए शादी की बात इस समय नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, यही सवाल उनसे अंबाला में इंटरव्यू में एक लड़की ने पूछा था जो ट्रेवलर थी अपने इंटरव्यू में, और उसमें भी कमोबेश राहुल गांधी ने इसी तरह से जवाब दिया था कि जब कोई वैसी लड़की मिल जाएगी तो शादी भी कर लूंगा। लेकिन सत्यता यह है कि वो शादी करना ही नहीं चाहते और इसी तरह से टालते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और है। और यह बात मैं किस आधार पे कह रहा हूं आपको दिखाता हूं। ये अमर उजाला अखबार है
27 सितंबर 2008, आप तारीख देख सकते हैं, 27 सितंबर 2008 का। और ये मेरी अपनी स्टोरी है। मैं उन दिनों स्टेट चीफ हुआ करता था पंजाब हरियाणा का, अमर उजाला का, और अमर उजाला के फ्रंट पेज पे राहुल गांधी का मैंने इंटरव्यू किया था। और उसमें राहुल गांधी ने जो कहा था वो सुनिए। वो कहा था, वो मेरी दोस्त थी, अब जनता हम सफर। राहुल गांधी ने पहली बार किसी से स्वीकारा था कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी होती थी, और उन्होंने देश के लिए, वो नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी राजनीति में आए और इस तरीके से देश के लिए समर्पित भाव से काम करें। तो राहुल गांधी ने उसको छोड़ना मुनासिब समझा, या कहें उसने राहुल गांधी को छोड़ना मुनासिब समझा कि यदि आप देश के लिए काम करना है तो फिर आप जाइए। तो राहुल गांधी ने वही कहा कि वो दोस्त थी, लेकिन अब जनता हम सफर है। और उनकी प्रायोरिटी क्या थी, प्राथमिकता क्या थी, ये बहुत बड़ी चीज है। यह बात उन्होंने जो 2008 में कही, आज भी वो उसी बात पे कायम है। 2024 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा था, शादी नहीं, देश की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता। खेती के लिए किसानों को नहीं मिलते जो संसाधन, उन सब चीजों का जिक्र किया था। बेरोजगारी का जिक्र किया था, युवाओं का जिक्र किया था। और उसके बाद में जब मैंने उनसे ज्यादा पूछना चाहा तो उन्होंने कहा, नो मोर पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। यानी उन्होंने फिर कहा, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किस तरीके से इस देश को समृद्ध और परमाणु संपन्न, युवाओं के लिए अच्छे से अच्छी रोजगार के साधन, और किसानों को हर सुविधा देने, मजदूरों को हर सुविधा देने के लिए काम करें। और इसके लिए उन्होंने उस वक्त कहा था, देखिए आप, किसान, दलित, ये आप देख सकते हैं, किसान, दलित और युवा सभी। तो उन्होंने कहा था कि किसान, दलित और युवा सभी परेशान है। उस समय उनकी सरकार थी और उस समय वो ये बात कर रहे थे, और फिर उसके लिए उन्होंने लड़ा। उनकी प्राथमिकता में किसान था, दलित था, पिछड़ा था, और आदिवासी, जो भी आप कह सकते हैं, और युवा था। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो राहुल गांधी की सोच 2008 में थी, सितंबर महीने में, आज भी वो वही बात कर रहे हैं। जब वो आज बात कर रहे थे तो आज उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। आज कांग्रेस पार्टी ने उन अग्निवीरों को, उन सेना के में भर्ती होने के इच्छुक जवानों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, और उसकी न्याय योजना पे काम किया, और उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करने का फैसला किया, और वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा। एक ये कि जो 60 लाख युवाओं ने सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया, परीक्षाएं दी, उनमें से 1.5 लाख युवा सेलेक्ट हो गए, और सेलेक्ट होने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। वो 1.5 लाख परिवार जो उन बच्चों से जुड़ते थे, उनको उनका भविष्य सब कुछ बर्बाद कर दिया, जबकि वो सारी परीक्षाएं पास करके, उस परीक्षा में न कोई धांधली की शिकायत है, न कुछ है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। तो ये युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ, वो ये हुआ कि किस तरीके से युवाओं को और सबका हक छीनने के साथ साथ उनको, उनके जीवन को बर्बाद कर दिया जाए, इसके लिए अग्निवीर योजना लाई गई कि 4 साल आप अपनी जिंदगी के क्रीम पीरियड लगाएंगे, और फिर जब आएंगे तो आप किसी काबिल नहीं होंगे, और जो थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा उससे आप जो करेंगे वो इस देश के लिए घातक होगा। तो इस तरह का बनाने का काम किया, यानी भविष्य यूं बर्बाद। हम सबको पता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे पे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, हर 1 घंटे पे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, और इसी तरीके से लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं।
ये हालात हैं जब, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो राहुल गांधी ने किसानों के साथ में चर्चा की और किसानों की समस्याओं पे बात की और उसका कैसे समाधान किया जाए, क्योंकि सरकार ने उनको जो भी है, जो कहा था उनकी आमदनी दोगुना करेंगे, आमदनी तो नहीं हुई, उनकी लागत दोगुने से ज्यादा हो गई और स्थिति है, बुरी स्थिति में है किसान। इसके अलावा इसी तरह युवाओं की स्थिति है, इसी तरह दूसरों की है। तो इसकी लड़ाई स्थायी रूप से, इसके अलावा उन्होंने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों और सामान्य वर्ग के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लेकर के जो जातिगत जनगणना करा करके और सबको उनका हक देने, उनकी आमदनी और सब चीजों का पूरा आकलन करके उन्हें कैसे हक दिया जाए और कैसे उन्हें अधिकार दिए जाए, और उन वो अधिकार ऐसे नहीं हो, रोजगार के अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, दूसरे अधिकार हो, सब देने की बात, उसकी लड़ाई लड़ने का, और वो लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उस लड़ाई को रोकने का काम करना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए उनकी नाराजगी थी। नीतीश कुमार सफाई में क्या बोलते हैं, आज इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं जब इंडिया अलायंस जो नाम रखा गया, इससे मैं वो था और इसको मैं नाम बदलवाने के लिए कह रहा था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो साहब, ये नाम जिस दिन रखा गया बेंगलुरु में, उसके बाद में तो 5 मीटिंगें हो चुकी हैं और 5 मीटिंगों के बाद अब आप यह बात बता रहे हैं। तब आपने भी भाषण दिया था, तब तो आपने नहीं कहा था। तो इस तरह से जब झूठ बोला जाता है तो निश्चित रूप से दुखद स्थिति होती है कि अपने पाप को छिपाने के लिए, वास्तविकता कि आप सिर्फ सत्ता के हैं और सत्ता को छिपाने के लिए आप इस तरह के झूठ बोलते हैं। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और इसका उदाहरण कल चंडीगढ़ में देखने को मिल गया, किस तरह से मेयर जैसे छोटे पद के चुनाव के लिए किस तरह से धांधली की गई, सरेआम की गई, ऑन कैमरा की गई। आज उसको लेके हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हाईकोर्ट ने पूरा सुना और सुनने के बाद में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से और मोदी सरकार से इस पर जवाब मांगा, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है, सीधे नरेंद्र मोदी के अंडर में आता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी इसको लेकर के, राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस तरह से छला जा रहा है लोकतंत्र को, क्योंकि ये लोकतंत्र के लुटेरे हैं और इन लुटेरों की स्थिति है। दूसरी तरफ जब इन सब चीजों की बात होती है, इस देश की महंगाई और दूसरी चीजों को लेकर के लड़ाई होती है, तो कांग्रेस पार्टी इस देश की आर्थिक दशा को लेकर के चिंतित है। जो बजट सत्र, जो इस नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी बजट सत्र है, उस बजट सत्र में किस तरीके से ढोंग करने का काम किया गया, किस तरीके से राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गलत तथ्यों को पेश किया, वह एक बड़ी चीज है। क्योंकि इस देश की इकोनॉमी असल में डूब रही है, कर्ज में जा रही है और किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों सबका हक मारा जा रहा है। इन सब से छिपाने के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले हेमंत सोरेन को किस तरह से आज परेशान किया गया, क्योंकि राहुल गांधी की चंद दिनों में यात्रा झारखंड पहुंचने वाली है, उसके पहले कैसे हेमंत सोरेन को फंसाया जाए उसका पूरा खेल चल रहा है और उसको लेकर के पूरी साजिश रची गई है, वो हमारे सामने है। इसके बाद में उनके साथ में जिस तरीके से हुआ, झूठ बोला गया और किस तरीके से प्रचारित किया गया कि हेमंत सोरेन जो है भाग गए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जबकि हेमंत सोरेन कल ही गांधी जी की प्रतिमा पर सुबह जाकर के उनको पुष्प बंदन करते हैं और उनको प्रणाम करके जो है हमारे महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं उनकी पत्नी जो इंजीनियरिंग की टॉपर है, उनके लिए उड़ाया जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अरे भाई, तो इसका मतलब है आपने पहले से ही साजिश कर रखी है कि गिरफ्तार करके एक नैरेटिव बनाएंगे, तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, सिर्फ परेशान करना, नफरत फैलाना। आप देखिए ना, 2 दिन जब तक राहुल गांधी की यात्रा बिहार में थी, कभी नीतीश का ड्रामा, कभी लालू जी को ईडी के पूरे पूरे दिन 6-6, 7-7 घंटे बीमार लालू जी को किया गया,
फिर जो है तेजस्वी यादव को किया गया और सबको कहा गया हाँ ठीक है जाइए। यानी इतने घंटे बैठा के आप सिर्फ एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं हेडलाइन, सिर्फ आपका मकसद ये। इसके बाद इसी तरीके से तमाम तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं। जब लोकतंत्र पे यह आफत पड़ी हो, तमाम सारी चीजें हो रही, ऐसी स्थिति में कैसे इससे लड़ा जाए? तमाम सारे लोग कहते हैं चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, ये कर दीजिए कि जब तक ये नहीं तब तक नहीं। तो आप ठीक है, आप कर दीजिए, उनका क्या नुकसान है? वो तो चाहते हैं, आप कर देंगे तो 543 सीटें उनकी पूरी पूरी हो जाएंगी, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही तो वो चाहते हैं। यह लड़ाई नहीं होती, लड़ाई को लड़ाई की तरह से लड़ा जाता है। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती? जनता को उतरना पड़ता है। क्या जनता के लिए, जिसके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जिसके लिए त्याग कर रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कहते हैं मुझे सत्ता से प्रेम नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि लोकतंत्र बहाल रहे, उसके लिए सत्ता होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने यह साबित भी किया है कि उन्हें पद नहीं चाहिए। तो यह बड़ी चीज है, क्योंकि वो उस घराने में पैदा हुए हैं जब सारी सत्ता उन्हीं के घर से चलती, और उसके बाद में उन्होंने सारी ताकत देखी। उन्हें इसका वो नहीं है, इसका लालच तो उन्हें होता है जिन्हें कभी कुछ मिला नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जब लड़ रहे हैं, आपके लिए सारा त्याग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ना आप उसको आर्थिक मदद कर रहे हैं इस आंदोलन को, ना और कुछ कर रहे हैं, सिर्फ झूठी आप जो है सलाहें देते हैं। और जब सलाहें देते हैं तो आपसे ज्यादा बड़े सलाहकार उनके पास, और वो आपसे ज्यादा एनालिसिस करते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। उन्हें जरूरत आज इसकी नहीं है, इसकी जरूरत है कि आप खुल के आइए, खड़े होइए, लड़िए, क्योंकि आंदोलन सिर्फ पार्टियां और नेता नहीं करते। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ नेता होता तो कुछ नहीं होता। गांधी जी जब खड़े हुए तो अकेले थे, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हुई तो उन्होंने कुछ कर दिखाया। नेहरू जी, गांधी नेहरू परिवार ने, पूरे परिवार ने जिस तरीके से इस देश के लिए सेक्रीफाइस किया, उस स्थिति में हमें सीखना चाहिए। जनता तक की खड़ी होती थी। हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा समझदार थे, वो लड़ते थे, वो सच को जानते थे। संगठन हो न हो, लोग जाकर के उनकी बात पहुंचाते थे, अखबार छापे न छापे उनकी बात पहुंचाते थे। मीडिया आज का जैसे है, दिखाए न दिखाए, आप और हमें पहचाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन हो उलट रहा है। हम लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हैं। हमें कोई कंसर्न नहीं है कि क्या हो रहा है लोकतंत्र का और क्या हो रहा है। हमें तो हमारी जात का मसला है, हमारे धर्म का मसला है, वो बात खत्म हो गई। यदि इसी कारण से आपकी यह दशा होती है और फिर अत्याचार का शिकार आप होते हैं, राहुल गांधी को क्या परेशानी? वो तो जिंदगी भर ऐश की जिंदगी जी सकते हैं और जी सकते थे और जिएंगे। यदि वो छोड़ दें, उन्हें पैदल चलने की जरूरत नहीं, उन्हें कहीं पर भी इस तरह की तपस्या करने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी और चीज की वो नहीं है। अपना शादी करें, ऐश से जिंदगी जिए और क्या। लेकिन उन्होंने आपके लिए त्याग किया। उस घर के बच्चे ने, जिस घर के पूरे परिवार ने त्याग किया है, सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, शहादतें दी, और एक दो नहीं 11 शहादतें दी, उस परिवार की बात हो रही। तो ऐसी स्थिति में अब आपको भी सोचना है कि लोकतंत्र बचाना है या ऐसे झूठे लोगों के साथ खड़ा होना है, नफरती लोगों के साथ खड़ा होना है और धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काटना है। फैसला आपको करना है कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या अलोकतांत्रिक और तानाशाही वालों के साथ। हालात ये हो गए हैं कि इन तानाशाहों के राज में चीन के साथ मिलकर जिस तरह से खेल हुआ, हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी कब्जा करा दी गई, और उस दशा में हमारे देश के आज तमाम सारी सीमा की जमीन कब्जा होने का नतीजा है। जो हमारे चरवाहे जाते थे चीन की सीमा पर और अपने जानवर चराते थे, आज चीन की सेना ने
उनके साथ में मारपीट की, उन्हें खदेड़ा और उन्हें अपने ही क्षेत्र में जानवर नहीं चराने दिए जा रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन ने कब्जा किया है, और ये नरेंद्र मोदी के राज में हुआ है, किसी और के नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे आपका घर भी जद में आएगा। फैसला आपको करना है कि आपको कहां जाना है। जय